मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि आईडीडी, पहले एमआर जो बोला जाता था मेंटल रिटार्डेशन, इसका नाम 2016 में संशोधन करके आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का नाम दिया गया। इसका मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर हूं। मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर के बारे में, फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है फर्स्ट पेपर का, उसके बारे में बता रहा हूं। पूर्व का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उससे आगे का आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग स्पेशल फील्ड में आए हुए हैं तो नई चुनौतियां आप लोगों के सामने आएंगे। दिव्यांगता के बारे में आप लोगों को जानना है। आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि दिव्यांगता है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, लोगों में इसकी अवधारणा क्या है। अपने देश से लेकर के पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत WHO जो कार्य करती है वो ऐसे जनों के लिए कार्य करती है स्वास्थ्य से संबंधित। तो अभी आपको हम बताने वाले हैं इसका अवधारणा, अर्थ, परिभाषा। दिव्यांगता, क्षति और अक्षमता, ये तीन चीज है। तीनों चीज को लोग एक ही मानते हैं। दिव्यांगता क्या है, क्षति क्या है और अक्षमता क्या है। तीनों डिफरेंशियल चीज है, दिव्यांगता से रिलेटेड है। तीनों का नाम जहां पर आता है तो ऐसे व्यक्तियों की विशेष आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पे वे सामान्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुधारा जा सकता है ताकि वे अपने जीवन की समस्याओं को काफी हद तक सुधार कर सकें। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है जिसमें कई नियोजित और अनियोजित अनुभव शामिल होते हैं जो बच्चों और वयस्कों को उस समाज और संस्कृति के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित होने और सीखने में सक्षम बनाते हैं जिसमें वे रहते हैं। इसमें बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जीवन के सभी चरणों के अनुभव शामिल है। शिक्षा में समाज और संस्कृति के लिए अनुकूलन भी शामिल है। जीवन की घटनाओं के सभी संयोजनों के साथ अनुकूलन का मतलब होगा कि प्रत्येक व्यक्ति सीखने और समस्या समाधान के अनुभवों के एक अनूठे सेट के अधीन है जो दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं की समझ का निर्माण करता है। हालांकि हम अपनी उपस्थिति को पूर्व स्कूली से लेकर तृतीयक शिक्षा तक के समय में बच्चों के जानबूझकर सीखने और निर्देश तक सीमित रखते हैं तो इसमें केंद्रीय या राज्य शिक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से सीखना शामिल होगा। शिक्षा क्या है? यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक चलती है। हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कुछ न कुछ हमें सीखना रहता ही है। शिक्षा में समाज और संस्कृति के लिए एक अनुकूलन, एक बैलेंस, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं उसको भी समझना है, शिक्षा को भी समझना है, हमें अपने दैनिक जीवन को भी जीना है। तो इन सब में एक सामंजस्य होगा, एक अनुकूलन होगा। उसी के अनुसार सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। नया अनुभव हमें क्या सिखाता है?
कोई काम पहले हम करते हैं तो उसमें अंजाम रहते हैं, लेकिन उसी कार्य को हम बाद में करेंगे तो अनुभव के साथ कर सकते हैं। गलतियां शून्य हो सकती हैं या कम से कम हो सकती हैं। तो अनुभव हमें किसी काम को पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है और उचित तरीके से किसी कार्य को अंजाम देने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकताएं होती हैं। दिव्यांग, क्षति और अक्षमता, ये तीनों शब्दों का विशेषण है दिव्यांग। और पिछले कुछ सालों में इन शब्दों का इस्तेमाल एक साथ ही कर दिया जाता है। जहां दिव्यांगता का इस्तेमाल करना है वहां हम अक्षमता का कर देते हैं, जहां क्षमता का कर देना है वहां पे क्षति का कर देते हैं। तो इन तीनों का डिफरेंसेस हमें समझना होगा। तो इनका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में दिव्यांगता और दिव्यांगता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के प्रकाशन के माध्यम से दिव्यांगता और बाधा शब्दों को परिभाषित किया है, जो रोगों के परिणामों से संबंधित वर्गीकरण का एक मैनुअल है। ICIDH दिव्यांगता, क्षति और अक्षमता की अवधारणाओं को परिभाषाओं का प्रस्ताव करता है और इन आयामों के बीच संबंधों पर चर्चा करता है। यह एक रेखीय मॉडल पर आधारित है। डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये ICIDH मॉडल है, WHO द्वारा 1980 में दिया गया है। डिजीज मतलब कोई बीमारी, इम्पेयरमेंट दिव्यांगता, इम्पेयरमेंट यानी क्षति, डिसेबिलिटी दिव्यांगता और हैंडीकैप यानी अक्षमता। हानि क्या है यानी क्षति। ICIDH के अनुसार हानि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शारीरिक संरचना या कार्यों की कोई हानि या असमानता है जिसे आमतौर पर अंग स्तर पर माना जाता है। दृष्टि क्षीणता रोग या आघात के कारण ऊतकों को होने वाली क्षति है। रेटिना या ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति के कारण जिस व्यक्ति की दृष्टि खराब हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती है उसे दृष्टि क्षीणता कहा जाता है। मान ले रहे हैं कि किसी बीमारी के चलते, किसी चोट लगने के चलते हमारा रेटिना प्रभावित हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि दृष्टि क्षीणता, यानी वो सामान्य व्यक्ति था लेकिन कोई घटना हुआ या कोई बीमारी हुई तो उसकी रेटिना खराब हुआ। रेटिना खराब हुआ तो उसकी दृष्टि चली गई। दृष्टि चली गई तो उस व्यक्ति को हम दिव्यांग की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यही है क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता। दिव्यांगता क्या है? किसी भी कारण उनमें क्षमता की कमी, किसी दिव्यांगता के परिणाम स्वरूप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी मानव के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके या सीमा के भीतर किसी भी गतिविधि को मान ले रहे हैं हम कि आंखों का रेटिना क्षतिग्रस्त हुआ है तो हमारी देखने की दृष्टि, एक ही आंख का क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी देखने की क्षति प्रभावित होगी। सामान्य तौर पे अपनी आंखों को बंद करके देख सकते हैं कि दोनों आंख खोलते हैं तो हमें कितना दिखाई देता है और एक आंख बंद करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। तो ये है दिव्यांगता। दिव्यांगता व्यक्ति द्वारा कार्यात्मक प्रदर्शन और गतिविधि के संदर्भ में हानि के परिणामों को दर्शाती है। एक व्यक्ति जिसकी ऑप्टिक तंत्रिका या रेटिना क्षतिग्रस्त है उसे उन कार्यों को करने में सीमाएं होंगी जिनमें दृष्टि के उपयोग की आवश्यकता होती है। दिव्यांगता, ICIDH दिव्यांगता को किसी व्यक्ति के लिए
एक नुकसान के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी हानि या क्षमता के कारण उत्पन्न होता है, जो उस व्यक्ति के सामान्य भूमिका, आयु, लिंग और सामाजिक संस्कृति कारकों के आधार पर पूर्ति को सीमित या रोकता है। हानि क्या है? शरीर की संरचना के साथ इसका संबंध है। किसी अंग का दिखावट और प्रणाली की कार्य प्रणाली में असामान्यताएं, इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अंग या ऊतक स्तर पर गड़बड़ी। हानि जो होती है हमारे किसी अंग में होती है। मान ले रहे हैं कि हमारा बांह किसी दुर्घटना में कट गया, तो क्या प्रभावित होगा? हमारा एक अंग प्रभावित हुआ। दिव्यांगता क्या है? कार्यात्मक प्रदर्शन और गतिविधियों की सीमाएं की हानि। हमारा जो बांह कट गया तो वो हमें क्या करने देगा? किसी भी काम को हम सामान्य तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कार्य के प्रदर्शन में कमी आएगी। और अपंगता क्या है? हानि और दिव्यांगता से होने वाली हानियां। हानि तो हो गया, हमारा बांह चला गया, हमारा कार्य कम हो गया, तो उसी को क्या कहा जाता है? अपंगता कहा जाता है। हमें आशा है कि इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हानि क्या है। हानि किसी एक अंग को प्रभावित करता है या हमारे ऊतकों को प्रभावित करता है। जैसे लोकोमोटर दिव्यांगता है, उसमें अंग का कड़ापन हो जाता है, तो वो हमारे ऊतक को प्रभावित करता है, किसी अंग को प्रभावित करता है। उससे क्या होगा कि हम किसी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, और सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे तो वो हमें हानि और दिव्यांगता से होने वाली जो हानियां होती हैं उसको अपंगता कहा जाता है। WHO द्वारा इन तीनों में क्या डिफरेंसेस दिया गया है? दिव्यांगता एक रोगात्मक स्थिति के बाह्यकरण का प्रतिनिधित्व करती है और ऊतक स्तर पर होती है। दिव्यांगता का तात्पर्य समान रूप से अपेक्षित गतिविधि, प्रदर्शन और व्यवहार की अधिकता या कमी से है, और यह व्यक्ति के स्तर पर स्थित है। दिव्यांगता व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों को दर्शाती है, जो दिव्यांगता और बाधा की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। दिव्यांगता एक आयाम है जो सामान्य गतिविधियों को कम करने में लंबे समय से चली आ रही सीमा जो स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है उसको दर्शाती है। इस अवधारणा पर आधारित संकेतकों का उपयोग जनसंख्या स्तर पर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, दिव्यांगता और समाज संबंधित असमानताओं और स्वस्थ देखभाल आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। ग्लोबल एक्टिविटी लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट, जिसको GALI, ग्लोबल एक्टिविटी लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? जो लंबे समय से चली आ रही गतिविधि सीमा की उपस्थिति का आकलन करता है। कम से कम पिछले 6 महीनों से आप लोगों द्वारा आमतौर पर की जाने वाली गतिविधियों में स्वास्थ्य समस्या के कारण किस हद तक सीमित रह रहे हैं, या गंभीर सीमित है, या बिल्कुल भी सीमित नहीं है। इसका उपयोग यूरोपीय स्वास्थ्य साक्षरता सर्वेक्षण EHIS और आय और जीवन स्थितियों पर यूरोपीय संघ के जो सांख्यिकी आंकड़ा इकट्ठा करती है, यूरोपियन यूनियन का SILC में किया जाता है। यद्यपि दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन पुनर्वास और सक्षमीकरण का अर्थ 2 अलग अलग चीजें हैं। आगे आप लोग पुनर्वास के बारे में भी जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। पुनर्वास क्या है इसको आगे बताया जाएगा। तो पुनर्वास और सक्षमीकरण दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं।
हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को दैनिक जीवन के लिए कौशल और कार्य प्रणाली हासिल करने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करना है। इसकी सेवाओं में शारीरिक, व्यावसायिक और भाषा चिकित्सा, दर्द प्रबंधन से संबंधित विभिन्न उपचार, ऑडियोलॉजी और अन्य सेवाएं शामिल है, जो अस्पताल और बाह्य रोगी दोनों स्थानों पर प्रदान की जाती हैं। हैबिलिटेशन क्या है? जिसमें दिव्यांग जो जन है उनके दैनिक जीवन में सुधार के लिए विभिन्न कौशल और इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी समस्याएं सीमित रहें, वो स्किल्ड हो पाए। पुनर्वास क्या है? उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करने से है जो दिव्यांगता के कारण या किसी की दिव्यांगता या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण खो गए हैं या उनसे समझौता कर लिए हैं, तो उन्हीं को पुनर्वासित किया जाता है। जैसा कि CRPD में परिभाषित किया गया है, सक्षमता और पुनर्वास क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक क्षमता प्रदान करने और बनाए रखने तथा जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण समावेशी और भागीदारी करने में सक्षम बनाता है। ये क्या करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्रता, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को क्या माना जाता है कि दूसरे पे डिपेंड रहेगा। तो पुनर्वास जहां पे होता है उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, स्वतंत्र बनाया जाता है। जितना उनके शरीर में सुधार हो सकने लायक होता है, पहले उनके केस को आकलन किया जाता है कि क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या नैदानिक उपाय हैं। ये सब चीजें आगे आपको मिलेंगे, जिसमें अगर उनके शारीरिक कौशल को हम विकसित बनाएंगे, उनको आजादी मिलेगी, तो सबसे पहले उनका मानसिक स्तर सुधरेगा कि नहीं, हम किसी काम को कर सकते हैं। एक प्लेयर थी हॉकी की, आप नाम सुने होंगे आप लोग, अरुणिमा सिन्हा शायद उनका नाम था, लड़की थी, वो हॉकी की प्लेयर थी। उसका पैर कट गया किसी हादसे में, ट्रेन से। तो बाकी लोग रहते तो क्या करते? चुपचाप घरों में बैठ जाते, या उनके माँ बाप किसी चौक चौराहे पे ठेल देते कि जाओ भिक्षाटन करो। लेकिन वो लड़की आज अपने देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में आइकॉन है। एक पैर कटने के बाद वो ब्लेड रनर बन गई और दुनिया के सबसे ऊंची ऊंची जितनी चोटियां हैं, सभी चोटियों पर वो पहुंच चुकी हैं। जो आर्टिफिशियल पैर मिलता है उसको लगा करके, सॉरी वो ब्लेड रनर नहीं बनी है, वो पर्वतारोही बन गई है। ब्लेड रनर का हमें याद आ गया कि उसका एक फोटो देखे थे जो ब्लेड रनर जैसा पहने हुए थी। दुनिया की सबसे ऊंची जितनी चोटियां हैं उसको फतह कर ले, सभी चोटियों पर चढ़ गई है। जो सामान्य व्यक्ति है, जिसका हाथ पैर सभी सुरक्षित है, वो सभी दुनिया की चोटियों पर नहीं पहुंच पाता है। तो हौसला होना चाहिए। तो मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर मन से हम हार गए तो किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक क्षमता उनको प्रदान होती है। वो समाज के विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न खेल कूद में हिस्सा लेते हैं और अपने जीवन को सुलभ बनाते हैं।
हमारे देश में दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या है, तो सबसे नया जो अधिनियम है 2016 में आया है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, PWD एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसको RPWD एक्ट नाम दिया गया है। PWD एक्ट 1995 था, इसमें R को जोड़ा गया है। R मीन्स उसका अधिकार, स्वतंत्र जीने का उसका अधिकार है। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, इसका नाम दिया गया है, यानी राइट उनका अधिकार है। जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन बना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसी तरह से RPWD एक्ट है 2016। ये 28/12/2016 को अधिनियमित किया गया था और 19/4/2017 से लागू हुआ था। इसमें क्या क्या है, सक्षम सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे प्रभावी कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्ति अन्य लोगों के समान अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। RPWD एक्ट के बारे में ध्यान से आप वो देखिएगा, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, या बहुत सारे सेमिनार होते हैं, CRE प्रोग्राम्स होते हैं। CRE प्रोग्राम्स क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे, आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। दिव्यांगता को एक विकासशील एवं गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। अधिनियम में निम्नलिखित निर्दिष्ट दिव्यांगताएं शामिल है। इस अधिनियम में 21 तरह की 21 वैरायटी की डिसेबिलिटी, 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है क्या, लोकोमोटर विकलांगता, जो शारीरिक दिव्यांगता है। लोकोमोटर में क्या होता है, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, सेरेब्रल पल्सी, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास, एसिड अटैक से पीड़ित, इसके अंतर्गत ये 5 जो आते हैं शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत। कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति जिसको समाज घृणित मानता है, समाज में उचित स्थान नहीं मिलता है, लेकिन ये एक्ट जो आया है 2016 में, यह एक्ट उन व्यक्तियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। सेरेब्रल पल्सी, जिसका मस्तिष्क का विकास और शारीरिक विकास ठीक से नहीं होता है, हाथ पैर टेढ़े होते हैं, वो सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित होते हैं। बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास जिनका होता है, या नया में जोड़ा गया है एसिड अटैक से पीड़ित कोई व्यक्ति हो तो। दृश्य हानि है, दृश्य हानि में 2 श्रेणी रखा गया है। एक VI, विजुअल इंपेयरमेंट, जो पूर्ण दृष्टि बाधित है, और एक दूसरा है अल्प दृष्टि बाधित, LVI, लो विजुअल इंपेयरमेंट। श्रवण दोष में 2 चीजों को रखा गया है, हियरिंग एम्पेयरमेंट, जो सुनने में बहरे हैं, सुनने में कठिनाई जिनको है, और एक बहरा जिनको बोलने में कठिनाई है। अगला है वाक्य एवं भाषा दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कहा जाता है। बौद्धिक दिव्यांगता में क्या है, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी, और विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। वाक्य एवं भाषा दिव्यांगता को कहा जाता है स्पीच एंड
लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मानसिक व्यवहार यानी मेंटल जो होते हैं, मेंटल इलनेस। उसके बाद आगे है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग को भी इसमें शामिल किया गया है। रक्त विकार से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल रोग, और एक है बहुविकलांगता यानी मल्टी डिसेबिलिटी। मल्टी डिसेबिलिटी वो चीज है कि एक से अधिक दिव्यांगता एक साथ होती है। तो जैसे कोई भी बच्चा दृष्टि बाधित है और उसका शारीरिक भी विकास नहीं हुआ है, किसी पैर हाथ में उसका डिसेबिलिटी है, तो उसको मल्टी डिसेबिलिटी कहा जाता है। सेरेब्रल पल्सी है और वो आईडीडी है, मानसिक मंदता। ज्यादातर बच्चों में सेरेब्रल पल्सी वालों में ऐसा होता है कि वे मानसिक मंद होते हैं। मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के मानक दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। इस सेक्टर में क्या रखा गया है कि 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। ऐसे लोगों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण होगा। जो सरकारी हैं या सरकारी शिक्षा, सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं, उनमें 5% रिजर्वेशन इनको होगा। कोई कॉलेज इनको लौटा नहीं सकता है, चाहे वो मेडिकल के हो या चाहे जो भी चीज के हो। सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा में पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। सरकारी और निजी जो भवन है उनमें रैंप का बनावट आवश्यक है। शौचालय हो या सीढ़ियां हो, सीढ़ी के साथ साथ रैंप होना चाहिए। जिनमें सीढ़ी नहीं होता है, सीधा फ्लैट होता है, उसी को रैंप बोला जाता है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण होना जरूरी है। 1995 का जो एक्ट था उनमें 3% था, लेकिन इनमें बहुत सारी दिव्यांगता को जोड़ा गया तो आरक्षण की सीमा इसमें 4% कर दी गई। जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकारी द्वारा संरक्षक कर्ता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके तहत संरक्षक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लिया जाएगा। नीति निर्माण के रूप में दिव्यांगता पर व्यापक केंद्रीय एवं राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। एक केंद्रीय बोर्ड होगा और एक राज्य का एडवाइस कमेटी होगा। इस अधिनियम में मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय और दिव्यांगजन राज्य आयुक्त कार्यालय को मजबूत बनाने का प्रावधान है। पहले आरसीआई ही होता था, लेकिन मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय जो केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार का एक अपना कार्यालय होगा, जहां पर कि राज्य आयुक्त होंगे। वो विभिन्न प्रकार की शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे और इस अधिनियम की निगरानी करेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का सृजन किया गया है। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय नामित किए गए हैं। दिव्यांगता के असंख्य प्रकार हैं जो किसी भी प्रकार को प्रभावित करते हैं, जिनमें क्या है, अंधापन और कम दृष्टि वाला VI और LVI,
जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पूर्ण रूप से असमर्थ होते हैं देखने में, उनको VI कहा जाता है, और जो आंशिक रूप से देखते हैं, उनके पास दृष्टि होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, उनकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो और 20/60 से कम न हो। उनकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 20/60 20/60 से कम होनी चाहिए, या 3/60 या 10/200 तक हो, बेहतर आंखों में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ। और दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाता हो, वैसे लोगों को कम दृष्टि वाले में रखा जाएगा। तो ये VI और LVI दो चीज के बारे में यहां पे है। और इसी के साथ पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि जितना चैप्टर का पढ़ाई होता है, उसी के साथ साथ हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी लाते हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों को DED का एग्जाम में भी आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं रहता है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन 8 को 10 को जितना रहेगा, वो अगर सही होगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। WHO के अनुसार दिव्यांगता क्या है? एक बीमारी है, एक सामाजिक मुद्दा है, एक शारीरिक स्थिति है, या सभी विकल्प सही है? अभी आप लोग पढ़े, WHO के अनुसार क्या है? इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। WHO की दिव्यांगता की परिभाषा में किस वर्ष में अपडेट की गई थी? WHO समय समय पर अपना अपडेट करते रहता है। तो लास्ट बार में इसका परिभाषा 2001 में अपडेट किया गया था। ICF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फैसिलिटीज, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फंक्शनिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके सामने ए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। WHO का दिव्यांगता मॉडल कौन सा है? चिकित्सा मॉडल, सामाजिक मॉडल, जैव मनोसामाजिक मॉडल या पर्यावरण मॉडल? इसका सही आंसर होगा जैव मनोसामाजिक मॉडल। WHO के अनुसार दिव्यांगता को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर होगा 3। WHO द्वारा दिव्यांगता की पहचान के लिए कौन सी रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है? GAF स्केल, ASQ स्केल, SF36 या WHO-2.0? तो इसका सही आंसर होगा WHO-2.0। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा दिव्यांगता की परिभाषा में कौन सी 3 प्रमुख अवधारणाएं शामिल है? हानि गतिविधि की सीमा, सहभागिता प्रतिबंध, हानि रोग गतिविधि, गतिविधि सहभागिता स्वतंत्रता, स्वास्थ्य गतिविधि सहभागिता। तो इसका सही होगा
उत्तर हानि, गतिविधि की सीमा, सहभागिता प्रतिबंध। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिव्यांगता और स्वास्थ्य पर WHO की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2005, 2011, 2017 और 2021। इसका सही आंसर होगा 2011। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगता को घटाने के लिए WHO द्वारा सुझाए गए उपाय कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा, उपाय कौन सा, इसका ऑप्शन क्या क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, शिक्षा और रोजगार के अवसर, सामाजिक समावेशन या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। WHO के अनुसार दिव्यांगता के प्रमुख कारण क्या है? दुर्घटनाएं, बुढ़ापा, संक्रामक रोग या सभी विकल्प सही हैं? इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही है। तो आज के चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। हमें आशा है, उम्मीद है कि अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आए तो हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सजेशन अपना दे सकते हैं। धन्यवाद।